हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस क्लास में हमने इन्फ्लेशन के कारण के बारे में जाना था कि मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और हमारे टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति के प्रकार। देखो, जब भी हम मुद्रास्फीति के टाइप्स की बात करते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकारों की बात करते हैं, तो उसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, कारण के आधार पर, सेकंड इज स्पीड के आधार पर, और थर्ड अन्य। मतलब इसमें स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इसके अलावा और भी वर्ड्स आते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कारण के आधार पर मांग जनित मुद्रास्फीति। प्रीवियस क्लास में हम मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। और डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने का जो रीजन होता है, जो मुख्य कारण होता है, वो होता है मुद्रा प्रवाह का बढ़ना। जब मुद्रा प्रवाह ज्यादा होता है, डिमांड बढ़ती है तो निश्चित रूप से मांग जनित मुद्रास्फीति क्रिएट होती है। फिर उसके बाद में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था लागत जनित मुद्रास्फीति। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट ही ज्यादा आती है, उसकी लागत ही ज्यादा होती है। ऐसा हो सकता है कि श्रमिकों की जो दिहाड़ी या श्रमिकों का जो पारिश्रमिक है उसमें वृद्धि हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो कच्चे माल है उसका प्राइस बढ़ गया हो। तो ये सारे कारण हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे लागत जनित मुद्रास्फीति के बारे में। आज हमें डिस्कस करना है मौद्रिक मुद्रास्फीति क्या है, कोर मुद्रास्फीति क्या है और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है। तो प्यारे बच्चों, क्या होती है मौद्रिक स्फीति? तो हमने इसके बारे में हल्का सा प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि आरबीआई जो है वो ज्यादा नोट प्रिंट कर देता है, ज्यादा नोट छाप देता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, मुद्रा प्रवाह ज्यादा होगा। और जब मुद्रा प्रवाह ज्यादा होता है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक मुद्रास्फीति बोलते हैं। देखो, आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को पढ़ते समय आपको हमेशा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो, सामान्यतः जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति हो रही है या मुद्रास्फीति का अर्थ है या मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। अब कीमत में वृद्धि का एक कारण हमने कल डिस्कस किया था कि जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने का जो रीजन हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि मुद्रा प्रवाह, किसी भी कारण से अगर मुद्रा प्रवाह ज्यादा है, मुद्रा प्रवाह का मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, कैश होल्डिंग ज्यादा है, किसी भी वजह से जब मुद्रा प्रवाह ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है। तो एक मुद्रा प्रवाह का कारण मौद्रिक भी तो हो सकता है ना। अगर नोट प्रिंट ज्यादा होंगे या भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा तो निश्चित रूप से मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा। और अगर मुद्रा प्रवाह बढ़ता है तो इसकी वजह से जो मुद्रास्फीति जनरेट होती है उसको बोलते हैं मौद्रिक स्फीति। तो प्यारे बच्चों, आप देखो, आरबीआई द्वारा अधिक से अधिक पैसा छापना मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। मौद्रिक मुद्रास्फीति किसी देश की धन आपूर्ति में निरंतर वृद्धि है। डन। तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन या मौद्रिक मुद्रास्फीति आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोर मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति को समझने से पहले हमें कुछ छोटे से पॉइंट्स पर डिस्कस करना है। जैसे एक्चुअली कोर मुद्रास्फीति, ये जो शब्द है ना, ये यूरोपियन कंट्री से भारत में आया है। यूरोपियन कंट्री से कैसे कि ये यूरोपियन कंट्रीज में मुद्रास्फीति की एक नई डेफिनेशन क्रिएट हुई। नई डेफिनेशन क्या कि उन्होंने जो उनके सामान्य जरूरतों की चीजें थी, जो उनको आसानी से उपलब्ध है, जैसे भोजन या ईंधन संबंधी चीजें, तो उन्होंने उसको मुद्रास्फीति काउंट करते समय उसको साइड कर दिया। उसको साइड करने के बाद जो प्रोडक्ट या आइटम्स बचे उनकी मुद्रास्फीति को काउंट किया गया, उसको ही कोर मुद्रास्फीति कहा गया। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है ना। भारत में तो भोजन और ईंधन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं बहुत सारे लोगों की पूरी नहीं होती है। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी कोर मुद्रास्फीति की बात हो तो आपको याद रखना है कि जो प्रोडक्ट्स की बास्केट है, जिसके आधार पर मुद्रास्फीति डिसाइड की जाती है कि मुद्रास्फीति कितनी है, इस बास्केट में से भोजन और ईंधन संबंधी जो चीजें हैं, भोजन और ईंधन या ऊर्जा संबंधी जो चीजें हैं, उसको बाहर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचते हैं उसके इन्फ्लेशन को, उसकी मुद्रास्फीति को कहा जाता है कोर मुद्रास्फीति। डन। तो बहुत सिंपल सी बात है, वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन। लेकिन
अस्थिरता या अल्पकालिक उतार चढ़ाव के कारण इसमें भोजन तथा ऊर्जा शामिल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि वो इन्फ्लेशन जिसमें फूड और एनर्जी आइटम्स इंक्लूड नहीं किए जाते उसको कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है। डन प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखो आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि माना कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो कई बार क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को बेचने वाले जो व्यापारी लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं, और जब उसकी डिमांड पीक पर होती है तब उस प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ऐसी ही जो मुद्रास्फीति होती है या इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है उसे ही हम बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। एक सेकंड। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्थाओं में संस्थानों और बाजारों की कमजोर संरचना के कारण ज्यादातर विकासशील और कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति है वो देखी जाती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे जमाखोरी के कारण। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे अगर हम प्याज की बात करें, आपने कई बार देखा होगा कि अचानक प्याज का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार टमाटर का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब भी प्याज या टमाटर को बेचने वाले जो लोग हैं, उनके व्यापार करने वाले जो लोग हैं, जब उनको ये आइडिया होता है ना कि हाँ अब इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसको पहले स्टोर कर लेते हैं और जानबूझकर उसकी डिमांड को बढ़ाया जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक विफलता हुई ना। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमजोरी की वजह से जो मुद्रास्फीति जनरेट होती है उसी को बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। डन प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा किया जाता है, कई बार वो हो भी जाता है। हो सकता है कि मानसून टाइम पे बारिश ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं आदि के कारण खराब कृषि उपज हुई हो, ये भी रीजन हो सकता है। और कई बार जनरेट भी किया जाता है। तो जब कमजोर संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की वजह से वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसमें कोई डाउट? बोलो, आगे बढ़े। चलिए अब हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। चलो, आपने एक वर्ड सुना होगा हाइपर इन्फ्लेशन। सुना है आप लोगों ने? हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे ना इसी तरीके से, हाइपर इन्फ्लेशन, तो ज्यादा अच्छा होगा। हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में इतनी वृद्धि हो जाए कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए गवर्नमेंट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या अति मुद्रास्फीति। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे पहले हमें कुछ पॉइंट और पर डिस्कस करना है। पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक मिनट, जो हमने स्टार्टिंग में जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ था ना, हाँ, जब हम उस पर देखेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, तो कारण के आधार पर जो ये मुद्रास्फीति है, जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लागत जनित, मौद्रिक मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। स्पीड के आधार पर देखो, क्रीपिंग मुद्रास्फीति, जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो मैक्सिमम 4% के आसपास हो, 1% से 4% के आसपास हो, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग मुद्रास्फीति। देखो, अभी प्रेजेंट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो इन्फ्लेशन टारगेट किया गया है भारत में, वो 2% से 6% है। इसका मतलब क्या है कि भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रास्फीति दर है, वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 4% है तो परफेक्ट है। अभी प्रेजेंट में भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.9 समथिंग है। अभी प्रेजेंट में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब इस क्राइटेरिया में है। और हमारा टारगेट भी यही है कि भाई 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्पीड के आधार पर, इस आधार पर ही मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं वो
इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्रीपिंग मुद्रास्फीति, जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो 1% से 4% के आसपास हो तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग मुद्रास्फीति। वॉकिंग मुद्रास्फीति, जब इसमें 4% से 10% के आसपास इन्फ्लेशन रेट है तो उसको बोलते हैं वॉकिंग मुद्रास्फीति। रनिंग मुद्रास्फीति, जब 10% से ज्यादा हो जाए, 20% तक, रनिंग मुद्रास्फीति। गैलोपिंग, जैसे गैलोपिंग ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं कूदना। तो जब मुद्रास्फीति जो है वो 20% प्लस हो जाए, 20% प्लस हो जाए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20% से 50% हो जाए तो उसको बोलते हैं गैलोपिंग मुद्रास्फीति। और हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट 3 डिजिट तक पहुंच जाए, 50% से ज्यादा, 100%, 105, 110, जब इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो जाए कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, ये ऐसे देश हैं जो कभी ना कभी हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हुए हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य इतना गिर जाता है कि आप उनसे मार्केट में कुछ खरीद नहीं सकते। समझ रहे हो नहीं? तो जो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। फिर प्यारे बच्चों, बिस्लरी की एक पानी की बोतल जो 20 रुपए की आती है, हो सकता है कि अगर हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो जाए तो वो 1000, 2000 या 10,000 की मिलने लगे। ऐसा कुछ है, मतलब मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा कम हो गया है और उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अब हम जानते हैं अन्यों के बारे में। तो इसमें स्क्यूफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ और प्रमुख नियम और शब्दावली इन्फ्लेशन से रिलेटेड। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्यूफ्लेशन, एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि तिरछा मुद्रास्फीति उतना अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, स्क्यूफ्लेशन। देखो इकोनॉमी में ऐसा है, इकोनॉमी में आपको जो शब्दावली है वो इंग्लिश में भी याद रखनी पड़ेगी, तभी हम प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्क्यूफ्लेशन या तिरछा मुद्रास्फीति क्या है, देखो ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि ना हो, लेकिन कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को या ऐसी मुद्रास्फीति को बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। यह कुछ वस्तुओं की कीमत में विषम वृद्धि है जबकि शेष वस्तुओं की कीमतें समान रहती है। जैसे प्याज की कीमत में मौसमी उछाल, सभी सब्जियों का प्राइस सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्याज का प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा हो गया, तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन या तिरछी मुद्रास्फीति। डन प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्यूफ्लेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है, और वो क्या है, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आज से 10 साल पहले भी या आज से 20 साल पहले भी, मैं तो बचपन से देख रहा हूं कि पार्ले जी बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आता था, और अभी 2024 में भी पार्ले जी बिस्किट का जो पैकेट है, मैंने यहाँ पर 2010 में पार्ले जी बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का था, और 2024 में भी इस बिस्किट का जो प्राइस है वो 5 ही रुपए है। तो आपको ये ऐसा कभी ना कभी ऐसा फील हुआ होगा कि यार इसका प्राइस नहीं बढ़ा, यार महंगाई इतनी बढ़ गई है लेकिन इसका प्राइस नहीं बढ़ा है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि मार्केट पर कब्जा करने के लिए एक तरीके से प्राइस नहीं बढ़ाया जाता, क्वांटिटी कम कर दी जाती है। अभी जो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आता है, क्या वो उतना ही बड़ा आता है क्या जितना 2010 में आता था या 2005 में आता था? तो निश्चित रूप से अगर आपके ध्यान होगा तो पहले साइज बड़ा था और अब साइज कम हो गया है। तो कई बार क्या करते हैं बहुत सारी कंपनीज की, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने की बजाय उसका साइज कम कर देती है, और इस तरीके की जो इन्फ्लेशन होती है उसको बोला जाता है श्रिंकफ्लेशन। उसको क्या कहा जाता है, श्रिंकफ्लेशन। डन प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब याद रखना, पार्ले जी बिस्किट का प्राइस भले ही ना बढ़ा हो लेकिन उसका जो साइज है वो बहुत कम हो गया है, और जब भी श्रिंकफ्लेशन का नाम आए तो आपको पार्ले जी बिस्किट से इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टैगफ्लेशन, और यूपीएससी ने इसको कई बार पूछा है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। एक सेकंड,
कि स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, बोर्ड पे आपको सामने देखना है। देखो आपने मैं एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। एक पर्सन ए है, सिर्फ ए रखते हैं, एक पर्सन ए है, एक सेकंड, एक पर्सन ए है, डन। माना कि इस पर्सन की जो कमाई है, इसकी जो इनकम है वो 50,000 पर मंथ है, और जब इसकी इनकम 50,000 पर मंथ है, उस समय ये किलोमीटर पर मीटर नहीं है के को 1000 से डिनोट करते हैं ना, तो हाँ मैं लिख लूंगा 50K पर मंथ, क्लियर, पूरा लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना बस आप लोग। एक पर्सन ए है, उसकी जो इनकम है 50,000 पर मंथ है, और जब इसकी इनकम 50,000 पर मंथ है, तो उस समय इन्फ्लेशन रेट 4% है। उस समय इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की जो दर है, महंगाई की जो दर है, वो 4% है। माना कि इन्फ्लेशन रेट हो गया 8%। अब इन्फ्लेशन रेट तो 8% हुआ, लेकिन इसकी इनकम भी हो गई 1 लाख पर मंथ। तो इस पर्सन पर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ेगा क्या? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, लेकिन बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी है तो इसकी इनकम भी बढ़ी है, डन। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, प्यारे बच्चों, अगर इसका उल्टा हो जाए तो कैसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी? इन्फ्लेशन तो 8% हो जाए और इसकी जॉब चली जाए, इसकी जॉब चली जाए, 0, इसकी जॉब चली जाए। अब इस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का? बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, अगर देश में जीडीपी में वृद्धि हो रही हो, जीडीपी मतलब जो आर्थिक वृद्धि का संकेतक है, तो आसान भाषा में मैंने जीडीपी का यूज किया। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर देश में आर्थिक वृद्धि हो रही हो, तो अगर देश में जीडीपी में वृद्धि हो रही हो और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रास्फीति दर है, वो भी बढ़ रहा हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी कम हो रही है, आर्थिक वृद्धि कम हो रही है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। मतलब ये बहुत ही, आपने एक वर्ड सुना होगा ना, तंगी। कई बार आम भाषा में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक शब्द यूज किया जाता है, तंगी, कि भाई तंगी चल रही है। मतलब खर्चे तो इतने ज्यादा हो गए लेकिन खर्चों के हिसाब से इनकम नहीं है, तो उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं कि भाई तंगी चल रही है। तो ऐसा ही ये कुछ है। आर्थिक वृद्धि तो कम हो रही है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का प्राइस बढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन को, उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो हाँ, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। एक तो ये हो गया, इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं क्या, कैसे कि मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है लेकिन देश में बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। तो बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है मतलब लोगों के पास में इनकम नहीं है। तो इसको हम दूसरे मेथड से ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर इनमें से आपको एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में इनमें से कुछ भी देखने को मिलता है, तो आप समझ जाना कि स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है। डन प्यारे बच्चों? इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी कम हो रही है, तो स्टैगफ्लेशन है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों का रोजगार चले गया, ये इस वाले एग्जांपल, तो वो भी क्या है? स्टैगफ्लेशन। आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ये शब्द और सुने होंगे कि डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। कई बार आपको लगा होगा सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे माना कि एक वस्तु का प्राइस 100 रुपए था, कभी उसका प्राइस 108 रुपए हो गया, 108 के बाद में उसका प्राइस हो गया 106 रुपए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डिसइन्फ्लेशन। इसमें क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन रेट में गिरावट हो रही है। इन्फ्लेशन रेट, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कितना है? 8%, क्योंकि 100 रुपए पर 8 रुपए बढ़े हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कितना है? 6%। तो इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का था और वो 98 का हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं की जो सामान्यतः कीमतें हैं उसमें ही गिरावट आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं अपस्फीति। मतलब इसमें जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो माइनस में चला जाता है।
नहीं लगता? 100 रुपए का था 98 का हो गया, तो इन्फ्लेशन रेट माइनस में चला गया। 100 रुपए का था 108 का और फिर 106 का हो गया, तो मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है सिर्फ वो कम हो रहा है। देखना ये वाली बात समझ में आई क्या, कि डिस इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चल भाई, चलो नेक्स्ट क्या है, बोटलनेक इन्फ्लेशन। बोटलनेक इन्फ्लेशन क्या है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि सप्लाई बहुत कम हो जाए, डिमांड तो बढ़ी हुई है लेकिन सप्लाई अचानक से कम हो जाए ड्रेस्टिकली, तो उसको हम तुरंत बोलते हैं कि बोटलनेक इन्फ्लेशन। क्योंकि तुरंत क्या होगा, फिर जैसे ही सप्लाई एकदम कम होगी तो वस्तु की डिमांड उसकी अचानक से बढ़ेगी, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं अड़चन मुद्रास्फीति या बोटलनेक इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग पैदा करता है क्योंकि आपूर्ति मेल खाने में विफल रहती है। मतलब जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो गई है सप्लाई कम होने की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोटलनेक इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी, याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट, फिलिप्स कर्व। कभी ना कभी आपने इसके बारे में सुना होगा कि ये जो फिलिप्स कर्व है ये क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र। ये मत बोलना कि मैंने गलत लिख दिया कर्व को हिंदी में वक्र बोलते हैं, इसलिए इसको फिलिप्स वक्र लिखा है। आप इसको फिलिप्स कर्व भी याद रख सकते हैं। देखो क्या कहता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध। तदनुसार जैसे जैसे बेरोजगारी का स्तर घटता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। देखो कभी ना कभी आपको थोड़ा बहुत सच भी लगा होगा, जैसे जैसे देश में लोगों को रोजगार मिलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा। मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे भाई कोई भी पर्सन है, सभी लोगों की जॉब लग जाए, सबके पास पैसा आना स्टार्ट होगा, सबको मन करे कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे बेरोजगारी का स्तर घटता है तो बेरोजगारी का स्तर घटेगा, मतलब रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, मतलब मुद्रा प्रवाह बढ़ रहा है, और मुद्रा प्रवाह बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन इसको उन्होंने बेरोजगारी के फॉर्म में लिख दिया, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध। बेरोजगारी कम हो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। वही देखो यहां पर आप ध्यान दो कि जैसे जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जैसे जैसे बेरोजगारी कम हो रही है, देखो बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मुद्रा प्रवाह बढ़ रहा है, मुद्रा प्रवाह बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व। याद रखना, जब भी फिलिप्स कर्व की बात होगी तो तुरंत आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलता है, तो फिलिप्स एक अर्थशास्त्री हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलता है उनके पास में पैसा आना स्टार्ट होता है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती है। डन। तो आई होप आप जो है अभी तक हमने मुद्रास्फीति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। थैंक यू सो मच। देखो आप लोगों के लिए थैंक यू भी ना घूम घूम के आया है। चलिए खैर, थैंक यू सो मच अगेन। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच अगेन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।